हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पार्ट डिफेंस एकेडमी पर। तो उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और अपनी समर वेकेशंस को एंजॉय कर रहे होंगे। उसके साथ साथ पढ़ाई को भी कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो जैसा हमारी जीएस की क्वेश्चन सीरीज चल रही है, उसी को हम नेक्स्ट क्लास लेकर के आए हैं आपके लिए, जिसमें हमने बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आपके लिए लेकर के आए हैं, जो कि बहुत शानदार क्लास होने वाली है। और जैसा कि सैनिक स्कूल का जो एंट्रेंस एग्जाम हुआ था, उसकी काउंसलिंग चल रही है। 3 काउंसलिंग्स का रिजल्ट आ चुका है, 3rd काउंसलिंग का रिजल्ट आ चुका है। तो और 4th काउंसलिंग का रिजल्ट 1-2 दिन में कभी भी आ सकता है। तो जिनका सिलेक्शन हो चुका है उनको बहुत बहुत बधाई हो, और जिनका नहीं हुआ है वो निराश नहीं होएगा बच्चों। क्यों निराश नहीं होएगा? बिल्कुल भी, क्योंकि कुछ अच्छे की तैयारी है। अगर आपने मेहनत की है लेकिन आपको नहीं, आपका सिलेक्शन हुआ है, तो आपके लिए कहीं ना कहीं कुछ अच्छे की तैयारी है। ऐसा ही डॉक्टर अब्दुल कलाम जो थे, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, इनके साथ भी कुछ ऐसा हुआ था कि दिल्ली गए थे अपना इंटरव्यू देने के लिए, तो उसमें इनका सिलेक्शन नहीं हुआ था। तो ये बहुत ही परेशान हो गए थे, मतलब निराश हो गए थे बहुत ज़्यादा, और वो ऋषिकेश चले गए थे। तो वहाँ पर एक आचार्य थे, उन्होंने देखा कि जो अब्दुल कलाम आज़ाद हैं हमारे, वो पहाड़ी की चोटी पर टहल रहे हैं। तो उन्होंने देखा कि कोई बच्चा है, स्टूडेंट है, वो काफ़ी परेशान है। आचार्य ने ऐसा देखा तो उनको नीचे बुलाया और पूछा कि क्या बात है। तो अब्दुल कलाम आज़ाद जो थे, उन्होंने अपनी बात बताई कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ है। तब आचार्य ने उनको समझाया कि आपका जो सिलेक्शन है वो इसलिए नहीं हुआ क्योंकि कुछ अच्छे की तैयारी है। आपके भाग्य में कुछ और अच्छा लिखा है, इससे भी अच्छा लिखा है। तो उन्होंने उनको समझाया। डॉक्टर साहब की बात जो थी वो समझ में आई, और उन्होंने मेहनत की, और बाद में आप सबको पता है कि सक्सेस सक्सेसफुल हुए अपने जीवन में। तो इसलिए निराश नहीं होना है, बिल्कुल भी, बिल्कुल भी निराश नहीं होना है। इसलिए पढ़ते रहिए, अपने मेहनत कीजिए, कहीं ना कहीं अच्छा जरूर मिलेगा आप सभी को। भरोसा करिए अपने आप पर, आत्मविश्वास होना चाहिए। तो ज़्यादा देरी ना करते हुए चलते हैं अपने क्वेश्चंस की ओर। और अगर सेशन अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा, साथ के साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। बहुत ही अच्छे और शानदार क्वेश्चन हैं। तो देखते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन। इस टाइप के क्वेश्चन जो है एग्जाम्स के अंदर पूछे जाते हैं। हमने आपको बार बार बताया है कि ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं बच्चों। देखते हैं क्या है हमारा क्वेश्चन पहला। स्पीड ऑफ साउंड, कि जो हमारा आवाज होता है, ध्वनि होता है, साउंड होता है, उसकी जो स्पीड है कि वो कितनी तेजी से चल रहा है इन एयर, हवा के अंदर, किसी सॉलिड वगैरह के नहीं, एयर के अंदर की जो स्पीड है साउंड की, आवाज की जो स्पीड है, गति है, कि कितनी तेजी से चल रही है, उसकी एयर के अंदर स्पीड क्या है साउंड की, ये हमारा क्वेश्चन है। और हमारे ऑप्शंस क्या हैं? 200 मीटर पर सेकेंड, 330 मीटर पर सेकेंड, 330 मीटर पर सेकेंड, 440 मीटर पर सेकेंड, 440 मीटर पर सेकेंड, और 5000 मीटर पर सेकेंड, मीन्स 5000 मीटर पर सेकेंड। ये हमारे ऑप्शंस हैं। तो जल्दी से अपना आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। जिस जो भी क्वेश्चन आपको पता है उसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। बार बार आपको हर क्लास में बोला जाता है, क्यों बोला जाता है, पिछली क्लास में बताया था। इसलिए अपना आंसर कमेंट बॉक्स के अंदर बच्चों जरूर लिखना है। तो स्पीड ऑफ साउंड क्या है एयर के अंदर, बताइए जल्दी से। 200 मीटर पर सेकंड, 330 मीटर पर सेकंड, 440 मीटर पर सेकंड, या 5000 मीटर पर सेकंड। तो इसका जो करेक्ट आंसर है बच्चों वो है 330 मीटर पर सेकंड। की जो स्पीड है साउंड की वो लगभग 330 से 340 मीटर पर सेकंड होती है एयर के अंदर। 330 से 340 मीटर पर सेकंड होती है एयर के अंदर। क्लियर है? और 5000 मीटर पर सेकंड
आयरन के अंदर होती है, जो हमारा आयरन होता है लोहा, उसके अंदर जो स्पीड है साउंड की वो कितनी होती है, लगभग 5000 मीटर पर सेकंड। लेकिन हमें कहां पर पूछा है, एयर के अंदर, तो जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो सेकंड 330 मीटर पर सेकंड करेक्ट आंसर है बच्चों। क्लियर है, सभी को समझ आ गया होगा। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, समझने वाला क्वेश्चन है। कि ऑप्शंस भी कुछ ऐसे हैं जो हमें कंफ्यूज कर देते हैं, अगर हमने चीजों को अच्छे से नहीं समझा है तो कुछ ऑप्शंस ऐसे हैं जो हमें कंफ्यूज कर देंगे, क्योंकि हमें क्लियरिटी नहीं है कि इसका मतलब क्या होता है और दूसरे का मतलब क्या है। तो पहले क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं, सभी ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ेंगे और सुनेंगे भी। तो क्वेश्चन को देखते हैं, क्या है क्वेश्चन हमारा, ए रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिज्म्स, जो ऑर्गेनिज्म्स होते हैं हमारे, उनके बीच में जो संबंध है, रिलेशनशिप है, इन विच, किस टाइप का रिलेशनशिप है, जिसमें वन ऑर्गेनिज्म, कि एक ऑर्गेनिज्म जो होता है किल्स, मार देता है, एंड ईट्स, और खा जाता है, किसको, अदर ऑर्गेनिज्म, दूसरे ऑर्गेनिज्म को। एक ऐसा रिलेशनशिप, एक ऐसा संबंध जिसमें एक ऑर्गेनिज्म क्या करता है, एक जीव क्या करता है, दूसरे जीव को मार देगा और खा जाएगा। तो इस टाइप का जो रिलेशनशिप होगा उसको हम क्या कहते हैं, ये हमारा क्वेश्चन है। क्लियर है, तो अगर आपको आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। बाकी हमारे ऑप्शंस क्या दे रखे हैं, पहला ऑप्शन है हमारा म्यूचुअलिज्म, क्या है, म्यूचुअलिज्म। दूसरा क्या है, प्रीडेशन, दूसरा क्या है, प्रीडेशन। तीसरा है पैरासाइटिज्म, क्या है, पैरासाइटिज्म। एंड फोर्थ इज सिम्बायोसिस, क्या है, सिम्बायोसिस। क्लियर है, तो ये क्या है, चार ऑप्शंस हैं कि एक ऐसा रिलेशनशिप, एक ऐसा संबंध जीव के बीच में, ऑर्गेनिज्म्स के बीच में, जिसमें एक ऑर्गेनिज्म क्या करेगा, दूसरे ऑर्गेनिज्म को मारेगा और उसको खा जाएगा। तो इस टाइप का जो रिलेशनशिप होगा, इस टाइप का जो संबंध होगा, हम उसको क्या कहते हैं, ये हमें क्वेश्चन में पूछा गया है। क्लियर है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है बच्चों, कि ऐसा रिलेशनशिप, ऐसा संबंध जिसमें एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म को मार देगा और खा जाएगा, उसको हम बोलते हैं बच्चों प्रीडेशन। क्या बोलते हैं, इस टाइप के रिलेशनशिप को क्या बोलेंगे, प्रीडेशन। तो जो हमारा एक क्वेश्चन है, इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, प्रीडेशन हमारा करेक्ट आंसर है। अब क्या है, कंफ्यूजन होता है कि प्रीडेशन क्या है, पैरासाइटिज्म क्या है। प्रीडेशन में तो क्या है कि एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म को मार देगा और उसको खा जाएगा फिर। क्लियर है, ये तो होता है प्रीडेशन। लेकिन पैरासाइटिज्म क्या होगा, पैरासाइटिज्म के अंदर क्या होता है कि एक ऑर्गेनिज्म क्या है, दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर रहेगा या उसकी बॉडी के अंदर रहेगा, या तो बॉडी के ऊपर रहेगा दूसरे ऑर्गेनिज्म की, या बॉडी के अंदर रहेगा, और वहां से केवल क्या करेगा, अपना फूड को एब्जॉर्ब करेगा, उसको मारेगा नहीं, ऑर्गेनिज्म को मारेगा नहीं, उससे अपना भोजन, फूड को एब्जॉर्ब करेगा केवल, वहां से अपना फूड लेगा केवल। क्लियर है, तो इस टाइप का जो रिलेशनशिप होता है, जिसमें एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर रहेगा या उसकी बॉडी के अंदर रहेगा और वहां से क्या करेगा, अपना फूड लेगा, तो इस टाइप का जो रिलेशनशिप होता है उसको हम बोलते हैं पैरासाइटिज्म। क्या बोलते हैं, पैरासाइटिज्म। जैसे जैसे क्या होता है, लाइस होता है, लाइस, लाइस समझते हो, जूं जो होता है, जो बालों में पड़ते हैं ना जूं, तो इसमें क्या है, जो जूं होती है, लाइस होती है, वो मारती थोड़ी है ऑर्गेनिज्म को, केवल क्या है, वहां से क्या करेगी, वहां से अपना फूड को एब्जॉर्ब करेगी, क्या करेगी, फूड को एब्जॉर्ब करेगी केवल। क्लियर है, तो मारेगी नहीं उसको। तो ये रिलेशनशिप है, इसको हम बोलेंगे पैरासाइटिज्म। प्रीडेशन में मार देगा, जैसे शेर होता है, शेर क्या करेगा, दूसरे ऑर्गेनिज्म को मार देगा और फिर उसको खा जाएगा, तो वो क्या है, प्रीडेशन। लॉयन जो शेर होता है वो प्रीडेशन रिलेशनशिप है उसका दूध। लेकिन जो लाइस वगैरह होता है, मॉस्किटो वगैरह होते हैं, वो पैरासाइटिज्म है। क्लियर है, अब म्यूचुअली सिम्बायोसिस क्या है, जिसमें दो ऑर्गेनिज्म एक साथ रहते हैं
और एक दूसरे को बेनिफिट करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, म्यूचुअलिज्म और सिम्बायोसिस, कि इसमें दोनों ऑर्गेनिज्म को क्या होगा, फायदा होगा एक दूसरे से। लेकिन प्रीडेशन में और पैरासाइटिज्म के अंदर क्या हो रहा है कि एक ऑर्गेनिज्म को फायदा हो रहा है और दूसरे ऑर्गेनिज्म को नुकसान हो रहा है। तो समझ आ गया होगा सभी को कि एक ऐसा रिलेशनशिप है जिसमें एक ऑर्गेनिज्म को फायदा हो रहा है प्रीडेशन में और दूसरा जो ऑर्गेनिज्म है उसको नुकसान हो रहा है। जबकि म्यूचुअलिज्म में क्या होगा, दोनों को फायदा होगा। सिम्बायोसिस में क्या होगा, दोनों को फायदा होगा। क्लियर है, सभी को समझ आ गया होगा बच्चों। तो जैसे सिम्बायोसिस की जो हमारे पल्स क्रॉप होती है उसके जो रूट्स होती हैं उनमें क्या होता है, एक बैक्टीरिया पाया जाता है। क्या पाया जाता है, रूट्स के अंदर जितनी भी पल्स क्रॉप हैं उनकी रूट्स के अंदर नोड्यूल्स बनते हैं, गांठें बनती हैं, और उनके अंदर क्या पाया जाएगा, बैक्टीरिया पाया जाता है। और वो बैक्टीरिया क्या काम करता है, कौन सा बैक्टीरिया होता है, राइजोबियम। क्या होता है, कौन सा बैक्टीरिया होता है, राइजोबियम होता है, जिसका काम क्या है कि जो एयर के अंदर नाइट्रोजन होती है उसको फिक्स करता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करता है। क्लियर है, तो ये जो रिलेशनशिप है प्लांट और बैक्टीरिया के अंदर, ये कौन सा है, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है, सिम्बायोसिस है। क्लियर है, सभी को समझ आ गया होगा। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आपने बार बार पढ़ा होगा, तो अपना आंसर कमेंट कीजिएगा। क्या है क्वेश्चन, नेसेसरी कंडीशंस, कि वो जरूरी शर्तें क्या हैं, किस चीज के लिए, फॉर फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण के लिए, फोटोसिंथेसिस के लिए जरूरी जो चीजें हैं, जरूरी जो शर्तें हैं, कंडीशंस हैं, वो क्या क्या हैं, क्या होनी चाहिए। क्लियर है, तो पहला ऑप्शन क्या है, जल्दी से अपना आंसर कमेंट बॉक्स के अंदर लिखना है। आंसर जो ऑप्शन है उनके बारे में भी सोचना है, जल्दबाजी के चक्कर में गलत नहीं करना है। पहले ऑप्शंस को देखेंगे सभी, उसके बाद अपना आंसर देंगे। तो ऑप्शंस को देखिए, तो जो पहला ऑप्शन है बच्चों हमारा वो क्या है, हीट एंड लाइट। हीट एंड लाइट, हीट क्या होता है, ऊर्जा, हीट क्या है, एनर्जी, ऊर्जा, और लाइट, लाइट भी क्या है, सनलाइट, ये भी एक उसकी फॉर्म है, एनर्जी की फॉर्म है। लेकिन हीट क्या, जलने से प्रोड्यूस होती है। क्लियर है। सेकंड क्या है, लाइट, लाइट मतलब सनलाइट, प्रकाश और ऑक्सीजन। थर्ड ऑप्शन क्या है, क्लोरोफिल एंड ऑक्सीजन। फोर्थ क्या है, लाइट एंड कार्बन डाइऑक्साइड। क्लियर है, जल्दी से अपना आंसर कमेंट बॉक्स के अंदर लिखिए कि कौन सी कंडीशंस हैं जो जरूरी होती हैं, किसके लिए, प्रकाश संश्लेषण के लिए या फोटोसिंथेसिस के लिए। क्लियर है, तो पहला ऑप्शन देखते हैं कि इसमें लाइट भी आ रहा है, तो लाइट तो चाहिए, फोटोसिंथेसिस के लिए लाइट तो चाहिए, लेकिन क्या हीट की जरूरत होती है, हीट की जरूरत नहीं होती, इसलिए ये हमारा ऑप्शन गलत है। क्लियर है, चलते हैं सेकंड ऑप्शन की तरफ। इसमें भी क्या दे रखा है, लाइट, तो सनलाइट की जरूरत तो होती है फोटोसिंथेसिस में, लेकिन दूसरा कौन सा दे रखा है उसके साथ, लाइट के साथ, ऑक्सीजन। क्या फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन की जरूरत होती है बच्चों, नहीं, ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती, ऑक्सीजन तो उसमें निकलती है फोटोसिंथेसिस में, तो इसलिए ये भी ऑप्शन हमारा क्या है, गलत है। अब देखते हैं तीसरा ऑप्शन, क्या दे रखा है, क्लोरोफिल। क्या फोटोसिंथेसिस में क्लोरोफिल की जरूरत होती है, ऑब्वियसली होती है। क्लोरोफिल का काम क्या होता है, ये क्वेश्चन हमने प्रीवियस क्लास के अंदर देखा था, तो आप हमें कमेंट बॉक्स के अंदर बताएंगे कि जो क्लोरोफिल होता है फोटोसिंथेसिस में इसका काम क्या होता है, ये हमने प्रीवियस क्लास के अंदर देखा था। क्लियर है, और दूसरा क्या दे रखा है, ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन को तो हमने अभी देखा है कि फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती है, इसलिए ये ऑप्शन भी हमारा क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। अब तीन रॉन्ग हो गए, तो एक तो ऑब्वियसली राइट होगा,
जो करेक्ट आंसर है हमारा वो क्या है, फोर्थ वन, लाइट एंड कार्बन डाइऑक्साइड। क्लियर है। तो लाइट की जरूरत तो होती है, सनलाइट, और प्लांट CO2 लेते हैं, CO2 लेकर के वाटर के साथ मिलकर के इन प्रेजेंस ऑफ, किसकी प्रेजेंस में, लाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में क्या होगा, ग्लूकोज का फॉर्मेशन होगा, कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन होगा, और इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस कहते हैं। क्लियर है बच्चों, सभी को समझ आ गया होगा। सभी को समझ आ गया तो कमेंट बॉक्स में थम्स अप लिखिए। क्लियर है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है जो हम अभी पढ़ करके आए हैं। क्लियर है। क्या है क्वेश्चन को समझेंगे पहले, और अपना आंसर भी कमेंट बॉक्स के अंदर लिखते जाना है बच्चों। क्लियर है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग, कि नीचे जो ऑप्शंस दिए गए हैं इनमें से कौन सा इज नॉट अ प्रीडेटर, कौन सा इनमें से प्रीडेटर नहीं है। क्वेश्चन क्या है, कौन सा इनमें से प्रीडेटर नहीं है। तो अपना आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिए बच्चों जल्दी से, कि इन जो चार ऑप्शन है इनमें से कौन सा प्रीडेटर नहीं है। तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि प्रीडेटर क्या होता है। अगर प्रीडेटर के बारे में ही नहीं पता होगा तो हम आंसर कैसे दे पाएंगे। तो बच्चों प्रीडेटर क्या होता है, प्रीडेटर क्या होगा, शिकारी। क्या कौन होता है, शिकारी, जो शिकार करता है, जो प्रीडेशन करता है, और जिसका शिकार किया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, प्रे बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, प्रे बोलते हैं। क्लियर है। समझ आ गया होगा सभी को कि जो शिकार करता है वो क्या होता है, प्रीडेटर। क्या होता है, प्रीडेटर, जिसको हम हिंदी में शिकारी बोलते हैं, और जिसका शिकार किया जाता है उसको हम क्या कहते हैं, प्रे बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रे। तो कौन सा इनमें से शिकार नहीं करता। जैसे पहले जो राजा महाराजा थे वो जंगल में जाते थे, क्या धनुष बाण लेकर के जाते थे या तलवार वगैरह जो भी लेकर के जाते थे। उसके बाद बंदूकें आई तो वो जंगल में जाते थे शिकार करने के लिए, हिरण को मारते थे या फिर शेर वगैरह जो भी मिले तो उसको मारते थे। तो जो ह्यूमन है, राजा महाराजा है, वो क्या है, शिकारी, वो शिकार कर रहा है, और जिसका शिकार हो रहा है, जो मारा जा रहा है, वो क्या है, प्रे। क्लियर है। तो क्वेश्चन क्या है हमारा, कि इनमें से जो हमारे चार ऑप्शंस दिए गए हैं इनमें से कौन सा प्रीडेटर नहीं है, शिकारी नहीं है। तो ऑप्शंस क्या है हमारे, लायन, शेर, ईगल, कैटल, बियर। ईगल क्या होता है, बाज। कैटल्स क्या होते हैं, जो हमारे गाय भैंस होती हैं इनको कैटल्स बोलते हैं। बियर क्या होता है, भालू। तो जल्दी से अपना आंसर अब समझ आ गया होगा कि कौन सा इनमें से प्रीडेटर नहीं है। तो जो हमारा करेक्ट आंसर है बच्चों वो क्या है, कैटल। क्या है, कैटल। की जो गाय भैंसे हैं क्या वो शिकार करती हैं, किसी को मार करके खाती हैं क्या, नहीं। तो करेक्ट आंसर क्या है, क्योंकि इसमें क्या पूछा है, जो प्रीडेटर नहीं है ये पूछा है। क्लियर है बच्चों। लायन क्या है, शेर, शिकार करेगा, दूसरे को मारेगा और खाएगा। ईगल, बाज, ये भी क्या करता है, मछली वगैरह जो भी है सबको, सांप वगैरह इनको लेकर के जाता है, शिकार करता है ये भी। बियर, भालू, ये भी क्या करता है, शिकार करता है। केवल कैटल्स क्या हैं, ऐसे हैं जो शिकार नहीं करते हैं। क्लियर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, सभी को समझ आ गया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा अच्छा है, बढ़िया क्वेश्चन। क्या है क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग जॉइंट्स, कि हमारी बॉडी के अंदर जो जॉइंट होते हैं जहां पर दो हड्डियां आपस में मिलती हैं उसको हम क्या बोलेंगे, जॉइंट बोलते हैं। तो कौन सा जॉइंट ऐसा है जो इमूवेबल है, जो मूव नहीं कर सकता। क्लियर है। जो मूवेबल नहीं है, इमूवेबल है, जो मूव नहीं कर सकता, ऐसे मूव चल फिर नहीं सकता। क्लियर है। तो ऑप्शंस देखेंगे, अगर जिसको पता है वो कमेंट बॉक्स में अपना आंसर लिखेगा। तो बारी बारी से ऑप्शंस को देखेंगे। क्या है, शोल्डर एंड आर्म,
हमारा जो शोल्डर होता है, कंधा, और आर्म जो होता है, क्या ये इमूवेबल जॉइंट है? सेकंड है नी जॉइंट, घुटने का जो जॉइंट होता है, क्या वो इमूवेबल है? उसके बाद है अपर जा एंड स्कल। स्कल मीन्स हमारी जो खोपड़ी होती है, और अपर जा मतलब ऊपर वाला जो जबड़ा होता है वो। उसके बाद है लोअर जा एंड अपर जा, कि नीचे वाला जबड़ा और ऊपर वाला जबड़ा। तो इनमें से कौन सा इमूवेबल जॉइंट है, ये क्वेश्चन हमें पूछा गया है। जल्दी से अपना आंसर लिखिए कमेंट बॉक्स में। तो चलिए बच्चों, जो करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का वो क्या है, हमारा थर्ड आंसर है अपर जा एंड स्कल। क्या हमारी खोपड़ी की जो बोन्स हैं, क्या वो एक दूसरे पर स्लाइड करती है, मतलब मूव कर रही हैं क्या? ऑब्वियसली नहीं है, एक जगह पर रुकी हुई हैं, मीन्स इमूवेबल है। उसके बाद अपर जा, ये जो हमारा ऊपर वाला जबड़ा है, क्या ये मूव करता है? ये भी मूव नहीं करता है। ये भी कैसा जॉइंट है? ये भी इमूवेबल जॉइंट है, ये भी मूव नहीं करता है। इसलिए हमारा करेक्ट आंसर क्या है, जो हमारा थर्ड ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर है हमारा, कि जो अपर जा और स्कल है ये इमूवेबल जॉइंट है, और जो बाकी के हैं, हमारा शोल्डर हम मूव कर सकते हैं इजीली, तो क्या है, मूवेबल है। आर्म मूव कर सकते हैं इजीली, तो क्या है, मूवेबल है। नी जॉइंट, अपने घुटने को, पैर को हम मोड़ सकते हैं घुटने से, मूवेबल जॉइंट है। लोअर जा, केवल लोअर जा ही ऐसा है जो मूव कर सकता है, अपर जा मूव नहीं करेगा। लेकिन इस ऑप्शन में क्या आ गया, लोअर जा आ गया, इसलिए ये ऑप्शन गलत हो गया है। तो सभी को समझ आ गया होगा, अच्छा क्वेश्चन है। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जी, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है, सभी को पता होगा। अपना आंसर कमेंट बॉक्स में लिखना है। तो पहले क्वेश्चन को पढ़ेंगे और समझेंगे कि हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग, कि जो नीचे लिखे हुए हैं ऑप्शन, इनमें से कौन सा इज नॉट द फंक्शन ऑफ लीफ नॉर्मली, जनरली, कॉमनली, रूप से, कौन सा लीफ का फंक्शन, लीफ का काम नहीं है, पत्ते का काम नहीं है। ये जो चार ऑप्शंस दिए गए हैं, इनमें से कौन सा लीफ का काम नहीं है? जो हमारा पहला ऑप्शन दे रखा है बच्चों, वो क्या है, फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण। तो जो लीव्स होती है हमारी, वो क्या करती हैं, फोटोसिंथेसिस करती हैं ऑब्वियसली, ये तो लीफ का काम ही होता है। दूसरा है ट्रांसपायरेशन। अब ट्रांसपायरेशन भी आपको पता है कि प्लांट सरफेस से जब वाटर, पानी जो है वो वाटर वेपर की फॉर्म में, भाप की फॉर्म में वहां से उड़ जाता है सरफेस से, तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसपायरेशन। तीसरा क्या है, रेस्पायरेशन, सांस लेना, ये भी। और फोर्थ क्या, ट्रांसपोर्टेशन, कि एक चीज को एक जगह से, किसी चीज को एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचाना, क्या है, ट्रांसपोर्टेशन है। तो इनमें से कौन सा काम नहीं है? तो जो हमारा करेक्ट आंसर है बच्चों, वो क्या है, ट्रांसपोर्टेशन। फोर्थ जो ऑप्शन है हमारा, ट्रांसपोर्टेशन, वो करेक्ट आंसर है। बाकी फोटोसिंथेसिस लीव्स करते हैं ऑब्वियसली, ट्रांसपायरेशन करते हैं, रेस्पायरेशन ऑब्वियसली जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, जितना भी लिविंग पार्ट होगा, प्लांट का हो या किसी का भी, वो रेस्पायरेशन तो करेगा ही। केवल ट्रांसपोर्टेशन का मेन काम नहीं है लीफ का, मेन काम बाकी के मेन काम है। क्लियर है? जनरली, नॉर्मली जो लीफ होता है वो ट्रांसपोर्टेशन का काम नहीं करता, बाकी तीनों काम करेगा। तो सभी को समझ आ गया होगा। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आप सभी को पता होगा। अपना आंसर कमेंट बॉक्स में लिखें। क्या है क्वेश्चन, विच गैस प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर, कि कौन सी गैस जो एटमॉस्फेयर के अंदर प्रेजेंट है, अलाउज सब्सटेंसेस टू बर्न, कि जो जो सब जलने वाली जो चीजें होती हैं उनको जलने में, बर्न करने में हेल्प करता है, अलाउ करता है। कौन सा गैस है ऐसा जो एटमॉस्फेयर के अंदर प्रेजेंट है? क्वेश्चन समझ आया कि ये जो गैसेस लिखी हुई हैं, कौन सी गैस इनमें से एटमॉस्फेयर के अंदर प्रेजेंट है, और वो गैस क्या काम करती है,
कंबशन में, जलने में, बर्निंग में हेल्प करती है बच्चों। तो ऑप्शंस क्या है हमारे, नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन है और ओजोन है। तो कौन सी गैस बर्न करने में, कंबशन में हेल्प करती है? तो जो करेक्ट आंसर है बच्चों वो हमारा क्या है, थर्ड ऑप्शन। ऑक्सीजन जो हमारी गैस है वो कंबशन में हेल्प करती है। अगर ऑक्सीजन है तो कंबशन होगा, जलेगा कोई भी चीज। अगर ऑक्सीजन नहीं है तो क्या होगा, जलेगा नहीं। तो ऑक्सीजन गैस जो है बर्निंग में हेल्प करती है, कंबशन प्रोसेस में हेल्प करती है, जलने में हेल्प करती है। और आप हमें बताएंगे, जो हमने पहले क्वेश्चन किए हुए हैं, कि जो फायर एक्सटिंग्विशर होता है, आग बुझाने वाला जो सिलेंडर होता है, उसके अंदर कौन सी गैस भरी होती है? जो फायर एक्सटिंग्विशर होता है उसके अंदर कौन सी गैस भरी होती है? ये आप हमें कमेंट बॉक्स के अंदर अपना आंसर देंगे। ये हम प्रीवियस क्लासेस के अंदर पढ़ चुके हैं। क्लियर है बच्चों, समझ आ गया होगा सभी को। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बढ़िया क्वेश्चन है, पूछा हुआ क्वेश्चन है। प्रीवियस जो एग्जाम्स हुए हैं, एंट्रेंस एग्जाम, उनके अंदर पूछा हुआ क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन को समझेंगे क्या है। क्वेश्चन कह रहा है, व्हाट डू यू मीन बाय शियरिंग? जो वर्ड लिखा हुआ है शियरिंग, इसका मतलब क्या होता है, इसका मीनिंग क्या है? आप इससे क्या समझते हो? कि कोई शेयरिंग बोल रहा है, तो शेयरिंग बोल रहा है तो मतलब वो क्या कहना चाहता है, ये हमारा क्वेश्चन है। तो जल्दी से अपना आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में। तो देखिए बच्चों, पहला ऑप्शन क्या है हमारा, शेयरिंग का मतलब क्या है? जो पहला ऑप्शन दे रखा है हमें वो क्या है, प्रोसेस ऑफ शेयरिंग थिंग्स, की चीजों को शेयर करना, एक दूसरे के साथ बांटना, क्या शेयरिंग कहलाता है? चीजों को शेयर करना, ये शेयरिंग है, ये शेयरिंग लिखा है यहाँ। क्लियर है? दूसरा ऑप्शन क्या है, प्रोसेस ऑफ मेकिंग वुलन फैब्रिक फ्रॉम फाइबर, कि जो फाइबर्स होते हैं, धागे होते हैं, उनसे कोई भी कपड़ा बनाना, कौन सा, वुलन क्लॉथ बनाना। ठीक है। तीसरा क्या है, प्रोसेस ऑफ रिमूविंग हेयर फ्रॉम बॉडी ऑफ एनिमल्स, कि जो हमारे एनिमल्स होंगे उसकी बॉडी से किसको रिमूव करना, हेयर्स को रिमूव करना, क्या कहलाता है, क्या शेयरिंग कहलाता है। नेक्स्ट क्या है, प्रोसेस ऑफ रिमूविंग सीड्स फ्रॉम कॉटन, कि जो सीड्स होते हैं उनसे कॉटन को अलग करना। क्लियर है? तो ये चार ऑप्शंस दे रखे हैं। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या है? तो जो करेक्ट आंसर है बच्चों हमारा क्या है, थर्ड ऑप्शन। क्या है, थर्ड ऑप्शन है जो हमारा, वो है करेक्ट आंसर। कि शेयरिंग जो होता है, जो वर्ड शेयरिंग लिखा हुआ है यहाँ पर, उसका मीनिंग क्या होता है, कि जो भी एनिमल होगा हमारे पास, चाहे वो कौन हो, गॉट हो या फिर शीप हो, उसकी बॉडी से हेयर्स को रिमूव करना, बालों को रिमूव करना, क्या कहलाता है, शेयरिंग कहलाता है। क्लियर है? और ये प्रोसेस क्या कहलाती है, अगर हम वुलन कपड़ा बना रहे हैं किससे, फाइबर से, ऊन से, तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, वीविंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वीविंग। वीविंग का मतलब क्या होता है बच्चों, बुनना, बुनाई करना। क्लियर है? इसके बाद ये फोर्थ ऑप्शन दे रखा है कि सीड से कॉटन को अलग करना क्या कहलाता है, ये क्या कहलाता है बच्चों, इसको हम जिनिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जिनिंग बोलते हैं इस प्रोसेस को, जिसमें क्या किया जाता है कि कॉटन बॉल जो होती है उसमें जो सीड होते हैं, उस सीड में से कॉटन को अलग करना क्या कहलाता है, जिनिंग कहलाता है। तो हमारा जो क्वेश्चन है, शेयरिंग का मतलब क्या होता है, कि कोई भी जो एनिमल होगा जिससे हमें कोई भी फाइबर मिल रहा है, उसकी बॉडी से हेयर्स को रिमूव करना, जिससे फाइबर बनेगा, उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, शेयरिंग बोलेंगे। क्या बोलेंगे, शेयरिंग बोलेंगे। तो सभी को समझ आ गया होगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
क्वेश्चन को समझ गए तो तुरंत आपको आंसर पता चल जाएगा। तो पहले क्वेश्चन को समझना है। क्वेश्चन क्या है हमारा, एज यू कांट सी थ्रू ऑब्जेक्ट्स मेड फ्रॉम मटेरियल्स, कि किसी मटेरियल से कोई चीज बनी हुई है और उस चीज के थ्रू, उस चीज के आर पार आप देख नहीं सकते, सच मटेरियल्स आर कॉल्ड। तो ऐसी चीजों को हम क्या बोलते हैं, ऐसे मटेरियल को हम क्या बोलते हैं? कि हमारे पास कोई मटेरियल है, उससे हमने कोई चीज बनाई और उसके आर पार हम नहीं देख सकते, तो ऐसे जो मटेरियल है उसको हम क्या कहेंगे? ये हमारा क्वेश्चन है। क्लियर है? क्वेश्चन समझ आ गया होगा कि ऐसा चीज कोई भी जिसके आर पार हम नहीं देख सकते, ऐसे मटेरियल को क्या कहा जाता है, ये हमारा क्वेश्चन है। तो जल्दी से अपना आंसर कमेंट बॉक्स के अंदर लिखिए, सिंपल क्वेश्चन है। तो देखिए ऑप्शंस देखते हैं पहले। ट्रांसपेरेंट, पहला ऑप्शन क्या है बच्चों? ट्रांसपेरेंट। दूसरा क्या है? ओपेक। तीसरा क्या है? ट्रांसल्यूसेंट। और फोर्थ है नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। जो करेक्ट आंसर है बच्चों इस क्वेश्चन का वो क्या है? वो है ओपेक। कि ओपेक वो चीजें हैं जिनके आर पार हम नहीं देख सकते, जिनके आर पार हम नहीं देख सकते, ऐसी चीजों को, ऐसे मटेरियल्स को हम क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं बच्चों? ओपेक सब्सटेंस, ओपेक मटेरियल होते हैं। जैसे कोई भी लकड़ी का कोई गेट है, उसके आर पार हम नहीं देख सकते, वो क्या है? ओपेक है। दीवार है, उसके आर पार हम नहीं देख सकते, कैसा है? ओपेक है। बुक है, उसके आर पार हम नहीं देख सकते, क्या है? ओपेक है। तो जिसके आर पार हम नहीं देख सकते उसको हम बोलते हैं ओपेक। और यही हमें क्वेश्चन में पूछा है कि जिस मटेरियल के आर पार हम नहीं देख सकते, ऐसे मटेरियल को क्या कहते हैं? तो ऐसे मटेरियल को ओपेक कहा जाता है। क्लियर है? उसके बाद है ट्रांसपेरेंट, पहला ऑप्शन दे रखा है जो इसमें। ट्रांसपेरेंट वो है जिसके आर पार हम क्लियरली देख सकते हैं, जैसे ग्लास होता है, क्लियरली देख सकते हैं उसके आर पार, क्या है? ट्रांसपेरेंट है। उसके बाद है ट्रांसल्यूसेंट। ट्रांसल्यूसेंट जो मटेरियल होगा, ये वो मटेरियल है जिसके आर पार हम देख सकते हैं लेकिन क्लियरली नहीं देख सकते, क्या है? साफ साफ नहीं देख सकते। तो ऐसे मटेरियल्स को हम ट्रांसल्यूसेंट बोलते हैं। क्लियर है बच्चों? तो सभी को समझ आ गया होगा क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल और अच्छा क्वेश्चन है कि ऐसे मटेरियल जिसके आर पार हम नहीं देख सकते उसको हम क्या कहेंगे? ओपेक कहेंगे। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आप सभी को पता होगा, आप सबने बहुत बार पढ़ा है, तो क्वेश्चन को पहले पढ़ेंगे फिर अपना आंसर कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। तो क्वेश्चन क्या है हमारा? इंसुलिन इज यूज्ड। इंसुलिन जो होता है वो कहां पर यूज होता है, किस में यूज होता है? इन द ट्रीटमेंट ऑफ विच डिजीज, कि किस बीमारी के ट्रीटमेंट के लिए, इलाज के लिए हम किस चीज का यूज करते हैं? इंसुलिन जो दवाई है उसका यूज करते हैं। क्लियर है? इंसुलिन जो है उसका यूज किया जाता है। तो ऑप्शन हमारे क्या दे रखे हैं? डायरिया, अस्थमा, डायबिटीज और मलेरिया। तो इनमें से कौन सा ऐसा है, जिस कौन सी बीमारी ऐसी है जिसके ट्रीटमेंट में इसका यूज किया जाएगा? इंसुलिन हार्मोन का यूज किया जाता है। जल्दी से अपना आंसर कमेंट बॉक्स के अंदर लिखिए। तो जो करेक्ट आंसर है बच्चों वो हमारा क्या है? इस जो क्वेश्चन है उसका करेक्ट आंसर क्या है? वो है हमारा थर्ड ऑप्शन। क्या है? थर्ड ऑप्शन, डायबिटीज। कि जो शुगर की बीमारी होती है, डायबिटीज होती है, मधुमेह जो होता है, उसके ट्रीटमेंट के लिए किसका यूज किया जाता है? इंसुलिन का यूज किया जाता है। क्योंकि आप सभी को पता है कि जो डायबिटीज होता है वो किसकी कमी से होता है? वो इंसुलिन जो हार्मोन होता है उसकी कमी से होता है। इंसुलिन हार्मोन अगर हमारी बॉडी के अंदर कम हो जाएगा तो हमें कौन सी बीमारी हो जाएगी? डायबिटीज हो जाएगा, शुगर की बीमारी हो जाएगी, मधुमेह हो जाएगा। क्लियर है? तो आपके लिए क्वेश्चन क्या है कि जो इंसुलिन हार्मोन होता है ये कौन सी ग्लैंड सिक्रीट करती है, कहां से रिलीज होता है? ये क्वेश्चन आप हमें कमेंट बॉक्स के अंदर इसका आंसर
बताएंगे। क्लियर है बच्चों? तो डायबिटीज के इलाज के लिए इंसुलिन जो दवाई है, इंसुलिन जो हार्मोन है, उसका यूज किया जाता है। इंसुलिन के इंजेक्शंस लगाए जाते हैं, किसको? जिसको डायबिटीज बीमारी होती है। क्लियर है? चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्या है क्वेश्चन? बढ़िया क्वेश्चन है एकदम। तो क्वेश्चन समझेंगे पहले। क्या है क्वेश्चन? द केमिकल एडेड टू एलपीजी कुकिंग गैस ए फॉर स्मेल, कि घरों में जो सिलेंडर आता है एलपीजी का, जिस पर खाना पकाया जाता है, उस गैस के अंदर कौन सा केमिकल ऐड किया जाता है, कौन सा केमिकल मिलाया जाता है, जिसकी वजह से उसमें क्या आता है? स्मेल आता है, बदबू आती है। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन है। ऑप्शंस क्या है हमारा? पहला ऑप्शन क्या दे रखा है? इथाइल मरकैप्टन। क्या दे रखा है? इथाइल मरकैप्टन। दूसरा दे रखा है मिथाइल आइसोसाइनेट, मिथाइल आइसोसाइनेट MIC। थर्ड दे रखा है पोटेशियम नाइट्रेट। फोर्थ दे रखा है क्लोरीन। तो इन चारों में से कौन सा एक केमिकल को ऐड किया जाता है एलपीजी गैस के जो सिलेंडर्स आते हैं उनके अंदर, ताकि अगर गैस निकल रही है तो उसकी स्मेल से हमें पता चल जाए कि गैस लीक हो रही है। क्लियर है? तो ये हमारा क्वेश्चन है। तो सबसे पहले तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि एलपीजी का फुल फॉर्म क्या है। एलपीजी का फुल फॉर्म क्या है, ये आप हमें कमेंट बॉक्स के अंदर बताएंगे। और जो क्वेश्चन है बच्चों, इसका जो करेक्ट आंसर है वो कौन सा है? हमारा फर्स्ट ऑप्शन जो है वो करेक्ट आंसर है, कि इथाइल मरकैप्टन को ऐड किया जाता है एलपीजी के अंदर, जिससे उसके अंदर स्मेल आती है, जिससे हमें यह पता लग जाता है कि गैस लीक हो रही है या नहीं। क्लियर है? क्योंकि एलपीजी गैस जो होती है इसकी कोई स्मेल नहीं होती खुद की। अगर स्मेल नहीं होगी और गैस लीक हो रही है तो हमें पता नहीं चलेगा कि गैस लीक हो रही है और कहीं पर भी आग लग सकती है। इसलिए उसके अंदर इथाइल मरकैप्टन को ऐड किया जाता है, जिससे हमें यह पता चल जाए कि गैस लीक हो रही है सिलेंडर से, और हम उसको देख सकें और सावधान हो सकें। क्लियर है? तो किसको ऐड किया जाता है? इथाइल मरकैप्टन को ऐड किया जाता है बच्चों। अब दूसरा है MIC। आपने नाम सुना होगा कि भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी एक बार। भोपाल के अंदर एक गैस लीक हो गई थी 1984 में। तो उस ट्रेजेडी के अंदर, उस इंसिडेंट में, उस घटना के अंदर कौन सी गैस रिलीज हुई थी? MIC, मिथाइल आइसोसाइनेट, मिथाइल आइसोसाइनेट। अब ये गैस जो होती है बच्चों, ये जो हमारे हर्बिसाइड, इंसेक्टिसाइड होते हैं, कीड़े वगैरह को, इंसेक्ट को मारने के लिए जो केमिकल्स यूज किए जाते हैं उनको हम इंसेक्टिसाइड होते हैं। तो जो हमारी MIC, मिथाइल आइसोसाइनेट जो गैस थी, इसका यूज किसमें किया जाता था? इंसेक्टिसाइड बनाने के लिए यूज किया जाता था। तो वहां पर जो कंपनी थी, कौन सी थी? कार्बाइड प्राइवेट लिमिटेड। तो वहां पर क्या बनता था? इंसेक्टिसाइड बनता था। तो वहां से गैस लीक हो गई थी। और जो गैस होती है MIC, बहुत ही खतरनाक गैस होती है बच्चों। ये पॉइजनस गैस है। एक तो ये रेस्पिरेशन, जो हमारा सांस लेने में दिक्कत हो जाती है और व्यक्ति की मौत हो जाती है। और दूसरा, ये हमारे जेनेटिक्स, जो DNA होता है, उसको चेंज कर देता है। तो आज भी भोपाल के अंदर हम देखते हैं, अगर आपने न्यूज देखी हो, तो वहां पर जो लोग अफेक्ट हो गए थे MIC से, उनके जो बच्चे हो रहे हैं वो भी थोड़े डिफेक्ट है उनकी बॉडी में। क्लियर है? किसी का मुंह टेढ़ा है, किसी का एक हाथ नहीं है, इस तरह से उनको प्रॉब्लम्स हैं अभी भी। तो ये बहुत ही खतरनाक गैस है जो रिलीज हो गई थी भोपाल के अंदर, जो कार्बाइड प्राइवेट लिमिटेड कंपनी थी उसमें से, और 1984 के अंदर। उसके बाद है पोटेशियम नाइट्रेट। पोटेशियम जो नाइट्रेट होता है, इसका जो यूज होता है बच्चों, वो कहां पर किया जाता है?
फर्टिलाइजर्स के अंदर किया जाता है। फर्टिलाइजर्स जो खाद हम खेतों के अंदर डालते हैं वो फर्टिलाइजर कहलाते हैं, और पोटेशियम नाइट्रेट का यूज एज ए फर्टिलाइजर किया जाता है। उसके बाद है क्लोरीन। क्लोरीन जो गैस होती है, वो जो हमारा पानी आता है ना सप्लाई का या आरओ के अंदर, क्लोरीन गैस से उसको डिसइंफेक्ट किया जाता है कि उसके अंदर कोई भी माइक्रोब जो होगा वो क्लोरीन मिलाने से क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। क्लियर है? तो सभी को समझ आ गया होगा कि जो एलपीजी सिलेंडर्स होते हैं, एलपीजी गैस होती है, उसके अंदर इथाइल मरकैप्टन को ऐड किया जाता है ताकि हमें स्मेल से पता लग जाए कि गैस लीक तो नहीं हो रही है। क्लियर है? तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सिंपल क्वेश्चन है, लास्ट क्लास के अंदर शायद ये क्वेश्चन इसी टाइप का हमने देखा था। क्वेश्चन को पढ़ेंगे और अपना आंसर बताएंगे। फूड इज स्टोर्ड इन द रूट्स ऑफ, कि ये जो ऑप्शंस दिए गए हैं हमें, 4 ऑप्शंस जो दे रखे हैं, इनमें से कौन सा ऑप्शन ऐसा है, कौन सा ऐसा है जिसमें जो फूड होता है वो कहां पर स्टोर होता है, उसके रूट्स के अंदर, जड़ों में स्टोर होता है। तो पहला ऑप्शन दे रखा है पोटैटो, दूसरा स्वीट पोटैटो, तीसरा ऑनियन, और फोर्थ है जिंजर। आलू, शकरकंदी, प्याज और अदरक, इनमें से कौन सा ऐसा है जिसमें जो फूड मटेरियल है वो कहां पर स्टोर होगा, किसके अंदर स्टोर होगा, रूट्स के अंदर, जड़ों में स्टोर होगा। क्लियर है बच्चों? जल्दी से अपना आंसर बताइए कमेंट बॉक्स के अंदर। तो जो इसका करेक्ट आंसर है बच्चों वो क्या है, स्वीट पोटैटो। क्या है कि जो हमारी शकरकंदी होती है, स्वीट पोटैटो होती है, उस वो जो हम जिसको खाते हैं वो उसकी जड़ होती है, उस जड़ के अंदर ही फूड स्टोर होता है और वो फूल जाती है, जिसको हम स्वीट पोटैटो की फॉर्म में खाते हैं। क्लियर है? तो स्वीट पोटैटो की जड़ में फूड स्टोर होता है और जिसको हम एज ए शकरकंदी या स्वीट पोटैटो खाते हैं। क्लियर है? और जो पोटैटो होता है, वो जो पार्ट है पोटैटो, जो ट्यूबर है, वो क्या होता है, आप हमें कमेंट बॉक्स के अंदर बताएंगे कि वो कौन सा पार्ट होता है प्लांट का। ऑनियन जो है ये स्टेम होता है। क्या होता है? स्टेम, और उसको हम बल्ब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बल्ब। और जो जिंजर होता है, अदरक, ये भी क्या है, ये भी स्टेम होता है। और ये कौन सा होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, राइजोम बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? राइजोम बोला जाता है। क्लियर है? तो किसकी जड़ों में फूड स्टोर होता है? स्वीट पोटैटो, शकरकंदी। क्लियर है? और पोटैटो जिसको हम खाते हैं वो कौन सा पार्ट है प्लांट का, ये आप हमें कमेंट बॉक्स के अंदर बताएंगे इसका आंसर। ऑनियन जो है, प्याज, जो छोटा सा हम देखते हैं उसको हम बल्ब कहते हैं, वो भी क्या होता है, स्टेम होता है। जिंजर, अदरक जो होती है वो भी स्टेम होती है और उसको हम क्या कहते हैं, राइजोम बोलते हैं। क्लियर है बच्चों? सभी को समझ आ गया होगा। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बहुत ही सिंपल बेसिक क्वेश्चन है और इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम्स के अंदर पूछे जाते हैं, कोई ना कोई इंस्ट्रूमेंट जरूर पूछा जाता है। क्लियर है बच्चों? तो क्वेश्चन को पहले पढ़ेंगे। द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू मेजर द स्पीड ऑफ ए व्हीकल, कि कोई भी वाहन है, कोई भी व्हीकल है, उसकी स्पीड को किस इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से मेजर किया जाता है, मापा जाता है, ये क्वेश्चन है हमारा। तो ऑप्शंस क्या हैं, स्पीडोमीटर, फोटोमीटर, ओडोमीटर और एनीमोमीटर। जल्दी से अपना आंसर कमेंट बॉक्स के अंदर लिखिएगा, बताइएगा कि कौन सा इंस्ट्रूमेंट ऐसा है जो कहां पर यूज किया जाता है, किस चीज को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है, जो हमारे व्हीकल होते हैं उनकी स्पीड को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। क्लियर है? तो जो इसका करेक्ट आंसर है बच्चों, क्या है, स्पीडोमीटर। ये जो स्पीडोमीटर होता है व्हीकल के अंदर, चाहे बाइक हो या कार हो, ट्रक हो, कुछ भी हो, उसके अंदर जो लिखा होता है, जो स्पीड को बताता है कि 40 किलोमीटर पर आवर है, 60 किलोमीटर पर आवर है, 40 की स्पीड है, 60 की, 80 की, 100 की। तो जो
इस पर लिखा आता है कि 60 किलोमीटर, या तो हमारी क्या होगी, सुई होगी, जो लिखे होते हैं 10, 20, 30, 40, 50, इस तरह से सुई बता देगी हमें। या फिर आजकल डिजिटल मीटर होता है, इसमें लिखा आ जाता है कि कितनी स्पीड पर चल रही है, 40, 50, 60 जो भी है, तो उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, स्पीडोमीटर। क्लियर है? तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो गया, स्पीडोमीटर। उसके बाद फोटोमीटर। फोटोमीटर क्या मेजर करेगा, ये अमाउंट ऑफ रेडिएशन कि कितनी लाइट आ रही है उसको मेजर करेगा। क्लियर है? ओडोमीटर हमें डिस्टेंस बताता है कि हमने कितनी दूरी तय की है, कितना किलोमीटर हम चल दिए हैं। उसके बाद एनीमोमीटर, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स के अंदर बताएंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है हमने प्रीवियस क्लासेस के अंदर कर चुके हैं। तो बताइएगा कि एनीमोमीटर जो इंस्ट्रूमेंट है वो किस लिए यूज किया जाता है, ये आप हमें कमेंट बॉक्स के अंदर बताएंगे। क्लियर है? सभी को समझ आ गया होगा। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन क्या है, व्हाट डू टिश्यूज हेल्प इन, कि जो हमारे टिश्यूज होते हैं वो किस चीज में हेल्प करते हैं, किस चीज में सहायता करते हैं। अब टिश्यूज क्या होते हैं कि जो कोई भी ऑर्गेनिज्म है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उसकी जो बॉडी बनी होती है वो किससे मिल करके बनी होती है बच्चों, सेल से। तो बहुत सारी सेल्स, एक जैसी सेल जब मिल जाती हैं तो वो क्या बनाती हैं बच्चों, टिश्यू बनाती हैं। क्या बनाती हैं, टिश्यू बनाती हैं। और जब टिश्यू मिलते हैं एक जैसे, वो क्या बनाएंगे, ऑर्गन बनाएंगे। क्या बनाते हैं, ऑर्गन्स बनाते हैं। अब कई सारे ऑर्गन्स मिलकर के क्या बनाते हैं, ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं बच्चों। क्या बनाते हैं, ऑर्गन सिस्टम। और ऑर्गन सिस्टम से मिलकर के हमारी बॉडी या किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी कंप्लीट बॉडी बनी हुई होती है। तो इसमें क्या पूछा है कि जो हमारे टिश्यूज हैं ये किस चीज में हेल्प करते हैं, सेल से मिलकर के क्या बने, टिश्यू बने। तो जो टिश्यूज हैं किस चीज में हेल्प करते हैं, ये हमारा क्वेश्चन है। जिसको पता है अपना आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। तो ऑप्शंस को देखते हैं। पहला क्या है, फास्टर डेवलपमेंट, कि क्या ये डेवलपमेंट, विकास तेज हो जाएगा इस टिश्यूज की हेल्प से। दूसरा क्या है, डिवीजन ऑफ लेबर अमंग सेल्स, क्या ये काम को बांट देते हैं सेल्स के बीच में। तीसरा क्या है, हाई रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल, कि अगर टिश्यूज होंगे तो क्या रिप्रोडक्शन तेजी से होगा। फोर्थ है बॉडी स्ट्रेंथ, क्या बॉडी की जो पावर है, ताकत है, उसको बढ़ा देंगे। क्लियर है? तो जो करेक्ट आंसर है बच्चों वो क्या है हमारा, डिवीजन ऑफ लेबर अमंग सेल्स। सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, कि दूसरा ऑप्शन है वो हमारा सही उत्तर है, कि डिवीजन ऑफ लेबर अमंग सेल्स, कि सेल्स के बीच में वो काम को बांट देता है। टिश्यूज के अंदर क्या होता है, अगर टिश्यू बनना है सेल से मिलकर के, तो टिश्यू क्या करेगा, सेल्स को काम बांट देगा, सेल्स को काम बांट देगा। कि मान लो हमारे पास लेबर है, मजदूर हैं, 30 मजदूर हैं। क्लियर है? एक यूनिट है लेबर की, मजदूरों की, उसमें 30 मजदूर हैं। अगर अलग अलग काम करेंगे तो जो उनमें मेन होगा, ठेकेदार होगा, कॉन्ट्रैक्टर होगा, जैसे वो उन 30 मजदूरों को अलग अलग काम दे देगा, उसी तरह से टिश्यूज क्या करते हैं, सेल्स के बीच में काम को बांट देंगे कि सेल ये काम करेगी, ये काम करेगी। ठीक है? तो क्या कर देंगे, काम को बांट देते हैं किसके बीच में, सेल्स के बीच में। तो सभी को समझ आ गया होगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बार बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन, विच बैक्टीरिया, कि कौन सा बैक्टीरिया, जो नीचे लिखे हुए हैं कुछ बैक्टीरिया के नाम, इनमें से कौन सा बैक्टीरिया इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, कि दही बनाने के लिए कौन सा बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल है, उत्तरदायी है, या कौन सा बैक्टीरिया दही को बनाता है। बहुत सारे बच्चों को इसका आंसर पता होगा, तो जल्दी से अपना आंसर कमेंट बॉक्स के अंदर लिखिए कि कौन सा बैक्टीरिया क्या दही बनाने में, दूध से दही बनाने में हेल्प करता है। तो पहला ऑप्शन क्या दे रखा है,
विब्रियो कोलेरा, याद रखा है, विब्रियो कोलेरा। दूसरा क्या है, लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस। तीसरा क्या है, स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफिलस। फोर्थ क्या है, बैसिलस रेडिसिकोला, बैसिलस रेडिसिकोला। तो इन चारों में से जो करेक्ट आंसर है बच्चों क्या है, सेकंड ऑप्शन, लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस। जो लैक्टोबैसिलस होता है, लैक्टोबैसिलस का काम क्या है, दही बनाना, दूध से ये दही बनाता है। इसको हम लैब भी बोलते हैं, लैब बैक्टीरिया, लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस बैक्टीरिया, LAB, लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस बैक्टीरिया। क्लियर है बच्चों, लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस बैक्टीरिया। करेक्ट आंसर हमारा है सेकंड ऑप्शन, कि जो लैक्टोबैसिलस होता है, लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस बैक्टीरिया, इसलिए इसको लैब बोला जाता है। तो ये बैक्टीरिया जो है लैक्टोबैसिलस, यही दूध को किस में कन्वर्ट कर देगा, दही में कन्वर्ट कर देता है, और दूध के अंदर जो शुगर होगी उसको एसिड में कन्वर्ट कर देगा। क्लियर है, उम्मीद है सभी को समझ आ गया होगा क्वेश्चन। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इतने ही 15 क्वेश्चंस थे बच्चों, तो हमने 15 क्वेश्चंस को किया है। अच्छे क्वेश्चंस थे, सिंपल समझने वाले। अगर समझ आ गए हों तो लाइक कीजिएगा। कोई क्वेश्चन समझ नहीं आया है, किसी क्वेश्चन में डिफिकल्टी है, तो कमेंट करके हमें पूछिएगा, हम आपको नेक्स्ट क्लास में उसको आपको एक्सप्लेन कर देंगे। क्लियर है, और कोई भी समस्या हो क्वेश्चंस को लेकर के तो आप हमें कमेंट बॉक्स के अंदर बता सकते हैं। तो उम्मीद है सबको समझ आए होंगे क्वेश्चंस, क्लास सभी को अच्छी लगी होगी। क्लास सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आगे आने वाली क्लासेस के बारे में आपको पता चल सके। क्लियर है, तो आज यहीं पे अपनी क्लास को ऑफ करते हैं। तो पढ़ते रहिए, अपनी पढ़ाई को जारी रखिए, और स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और पढ़ाई करते रहिए। तो यहीं पे आप क्लास को ऑफ करते हैं। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट क्लास के अंदर। जय हिंद।